हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लेने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कि आपका है प्रबंध के उद्देश्यों को स्पष्ट करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके पास जो बेल आइकन है प्लीज प्रेस दैट बेल आइकन आल्सो सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। प्रबंध के उद्देश्य को स्पष्ट करो। यहां पर मैं आपके एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि सर आप इंग्लिश मीडियम में भी थोड़ा पढ़ाइए। तो देखो, अलग से वीडियो तो अपलोड हो नहीं सकता क्योंकि अपने पास टाइम जो है, सबसे बड़ी दुविधा टाइम की है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं समझा रहा हूं ताकि थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इससे आपका हिंदी मीडियम वालों का भी नॉलेज बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, प्रबंध के उद्देश्य को स्पष्ट करो। तो इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या भाई, मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें एक्सप्लेन करो। मैं खुद बाय द वे हिंदी मीडियम से हूं, आपको मैं पहले बता दूं, ठीक है। तो प्रबंध एक क्रिया है और हर क्रिया को करने का कोई उद्देश्य होता है, ये आपको भी पता है। अब जैसे मान लो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो। तो आपके यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है, वीडियो देखना ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव है कि प्रबंध के उद्देश्यों का मतलब क्या है, इसको मुझे सीखना है। तो यही तो मतलब हुआ दैट व्हाई आर यू वाचिंग दिस वीडियो, यू जस्ट वांट टू लर्न दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई यू आर watching this video, and after watching this video you will understand that what is objectives of what are objectives of management. So there will always be an objective of any action. Okay, तो अब देखिए क्या हो रहा है। प्रबंध एक क्रिया है और हर क्रिया को करने का कोई उद्देश्य होता है। प्रबंध कार्य, ये देखो कार्य का क्या बोल सकते हो आप, क्रिया, काम। प्रबंध क्रिया निरुद्देश्य या लक्ष्यहीन नहीं होती है, मतलब कि प्रबंध बिना उद्देश्य के नहीं किया जाता है। हर काम का कोई न कोई उद्देश्य होता है। नेक्स्ट इज व्हाट, अतः प्रबंध के पूर्व निर्धारित कुछ उद्देश्य होते हैं जो कि निम्नानुसार है। सो देयर आर सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट व्हिच आर एज फॉलोज। इंग्लिश में क्या है, मैनेजमेंट इज एन एक्शन एंड देयर विल ऑलवेज बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एक्शन एंड हेंस मैनेजमेंट एक्टिविटी आल्सो हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। जनरली दीज आर एज फॉलोज। तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, अब वो देखिए आप, हिंदी मीडियम में आपको बता रहा हूं पहले मैं, प्रबंध के उद्देश्य। तो प्रबंध के उद्देश्य कौन से हुए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ओह सॉरी, चलो अब हो ही रहा है तो समझ लीजिएगा आप, सॉरी। मतलब यहां पर हो रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया, प्राथमिक उद्देश्य। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया, सहायक उद्देश्य। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या हो गया, व्यक्तिगत उद्देश्य। एंड लास्ट में क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब सामाजिक उद्देश्य। सर तो क्या ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो गए, नहीं, अब हम इनको एक एक करके आराम से एक एक ऑब्जेक्टिव को समझेंगे वाले हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यू नो। अब देखो सीधी सी बात है, पॉइंट्स में पढ़ोगे बहुत इजी रहेगा, पॉइंट्स में याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, उचित लागत पर वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करना। प्रोडक्शन या फिर भाई सर्विस तो प्रोवाइड की जाती है, प्रोडक्शन और प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट एन ऑप्टिमम कॉस्ट। गुड्स की जगह आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है सर, मतलब एक ही है कि जो आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, द प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग शुड हैव अ रीजनेबल कॉस्ट। कि भाई जो आप माल बेच रहे हो ना, वो एक रीजनेबल कॉस्ट के साथ आपको बेचना चाहिए, ताकि यूं नहीं कि दूसरे व्यापारियों को लगेगा यार ये तो बहुत ज्यादा सस्ता बेच रहा है। ज्यादा सस्ता भी नहीं, ज्यादा महंगा भी नहीं। पॉइंट क्लियर है। तो उचित लागत पर वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करना। जैसे मान लो कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको नॉर्मल फीवर हुआ था, अब आपने वहां पर फीवर का, फिर उसके बाद आपको जो आपने जो वहां पर उसकी जो प्रोफेशनल चार्ज आपने वहां पर जो पेड किया ना, उसने बोला 4,000 रुपए चेकअप के। अब बताओ खोपड़ा खराब होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है भाई। 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए समझ में आता है, 4,000 रुपए क्या होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज व्हाट, उचित मूल्य पर वितरण करना। भाई माल बना तो लिया, मतलब आपने माल का प्रोडक्शन तो कर लिया, अब उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कितने पे करोगे। अब यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो यूं नहीं कि एकदम सस्ता माल बना दो, माल की ऐसी कॉस्ट रखनी है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन का भी लेवल सही रहे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका सही ढंग से हो और जो अपने बीच वाले जो मिडिल मैन आ रहे हैं उनको भी प्रॉफिट हो। तो नेक्स्ट इज व्हाट, उचित मूल्य पर वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। नेक्स्ट इज व्हाट, उचित पारिश्रमिक। भाई देखो मुझे एक एग्जांपल याद आया, अब जैसे अमेजॉन है, ठीक है, और फ्लिपकार्ट है, तो ये क्या कर रही है, इनका कोई खुद का कोई गोडाउन थोड़ी है, इनका कोई खुद का वेयर हाउस थोड़ी है। इन्होंने सबसे क्या किया हुआ है, इन्होंने टाई अप किया हुआ है, ये अपने पास कोई माल नहीं रख रहे, लेकिन देखो आप वो माल इनसे जब अपन खरीदते हैं तो कितने सस्ते में पड़ता है। दैट्स इट। नेक्स्ट इज व्हाट, उचित पारिश्रमिक, एप्रोप्रिएट रेम्युनरेशन, या फिर क्या बोल सकते हो, एप्रोप्रिएट पे।
अब आप देखो मशीन यूज कर रहे हो, एम्प्लॉयज को लगा रहे हो, मतलब आप वर्कर्स वगैरह को आपके फर्म में काम कर रहे हो, तो उनको आप जो पेमेंट कर रहे हो ना वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। मतलब कि आप उनसे जितनी सर्विसेज ले रहे हो कम से कम उतना तो उनका पेमेंट करो, ताकि वो दिल लगाकर क्या करे, काम करे। अब हम लास्ट वाला ले रहे हैं। लास्ट वाला पॉइंट क्या, उचित लाभार्जन, मतलब सूटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या है सर, देखो मैं आपको इसको ऐसा समझना, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कहने का मतलब सर क्या हिंदी समझा रहे? नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूं उतना तो प्रॉफिट कमाना ही है ताकि अपनी फर्म चलती रहे। यूं नहीं कि फर्म का बोरिया बिस्तर अपन को बंद करना पड़े, मतलब दुकान बंद करनी पड़े, इतने भी कम कॉस्ट पे माल को नहीं बेचना है, अपनी दुकान चलती रहनी चाहिए, सो दैट यू कैन अर्न अ मिनिमम अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सो दैट योर बिजनेस कैन गो ऑन, मतलब आपका बिजनेस ताकि चलता रहे। तो इस प्रकार से अपन ने क्या पूरे किए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राथमिक उद्देश्य। तो अब हम लेने वाले हैं सहायक उद्देश्य, जो कि है सेकंड नंबर पर। अब सहायक उद्देश्य को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, या फिर इनको आप क्या बोल सकते हो, ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव्स। सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। कहने का मतलब टू अचीव द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू अचीव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब ये जो सहायक उद्देश्य है ना, ये आपके प्राथमिक उद्देश्य को पाने में मदद करेंगे। अब कहने का मतलब प्राथमिक उद्देश्य क्या थे, प्राथमिक उद्देश्य था कि भाई रीजनेबल प्राइस पे, रीजनेबल कॉस्ट पे, रीजनेबल प्राइस पे माल को डिस्ट्रीब्यूट करना, रीजनेबल कॉस्ट रखना, अपने प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट कमाना। तो अब ये सब, मगर एक बात आप गौर करोगे ना, इफ यू विल फोकस ऑन वन थिंग, ये सब इंटरनल है। क्योंकि अब बताओ ये सब काम करने वाले कौन है, एम्प्लॉइज, अपने फर्म की मशीनें, और कौन, अपने पास जो पैसा है। तो मतलब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो है ना वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर घूमता है। इसको पूरा करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज है, कौन कौन से, मानवीय, वित्तीय एवं भौतिक, मतलब ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड जो फिजिकल रिसोर्सेज है, उनका ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। ओके, तो आप पहला पॉइंट लेते हैं, विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना, जनरेटिंग क्वालिटी इन वेरियस रिसोर्सेज। कहने का मतलब हुआ आपके जो मैन है, जो आपके एम्प्लॉयज है, उनसे पूरा क्वालिटी वाला का वर्क लेना, और जो अपनी मशीनें हैं उनको ऑप्टिमम यूज करना, जो आपने पैसा बाहर से एडजस्ट किया है या फिर अपने इंटरनल सोर्सेज, आपने आंतरिक साधनों से अगर वो पैसा आपके पास ऑलरेडी है तो उसका सही उपयोग करना। दूसरा, संसाधनों का उचित समय एवं स्थान पर उपयोग करना। अब भाई आपको ये बात तो है, खोपड़ा तो भगवान ने सबको दिया, लेकिन कहां पर उसको यूज करना है, कहां पर नहीं करना है, मतलब कौन सी बात कहां पर कहनी चाहिए, कौन सी बात नहीं कहनी चाहिए, इतनी तो सबको समझदारी दी है कि नहीं दी है भगवान ने। वैसे का वैसे कौन से आदमी को, कौन सी मशीन को किस जगह पर कहां लगाना चाहिए, वो चीज के बारे में पता लगाना। थर्ड क्या है, संसाधनों के उपयोग में सामंजस्य स्थापित करना। अब भाई सामंजस्य का मतलब क्या है सर, पहले इंग्लिश में देख लीजिए, टू ब्रिंग टुगेदर दीज रिसोर्सेज। अब कहने का मतलब ऐसा एक सेटिंग करना है, मतलब ऐसा मैनेजमेंट करना है, ऐसा बैलेंस बनाना है कि जो वो फिजिकल अपने पास जो रिसोर्सेज है, जो अपने पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनमें ऐसा बैलेंस क्रिएट करना है कि वो सारे एक दूसरे के साथ पूरक के रूप में काम करें। दे विल ऑल वर्क इन अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म सो दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द फर्म इन अ बेटर मैनर। ओके, तो कहने का मतलब ऐसा बैलेंस स्थापित करना है कि कोई भी रिसोर्स फालतू ना पड़ा रहे और हर एक रिसोर्स का, हर एक संसाधन का उचित प्रयोग हो। तो इस प्रकार से हम गहराई में देखेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स फर्म के हाथ में है। क्यों पता है, क्योंकि एम्प्लॉइज, मशीन्स, जो फाइनेंशियल, ये जो चीजें हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, और मैनेजर इन सबको अच्छे से मैनेज कर सकता है। जो उद्देश्य है, जो तीसरा उद्देश्य है, वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो पर्सनल की जहां बात आ जाती है तो ये ऐसा मानो आप खुद के, अब मान लो आप वीडियो देख रहे हो, एक तो यहां पर मान लो आपका स्कूल के प्रति आपका क्या ऑब्जेक्टिव पता है, स्कूल का नाम करना, अपने माँ बाप का नाम करना, सोसाइटी में अपने माँ बाप की इज्जत बढ़ाना। अब मैं अगर पर्सनल पे आऊं तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरे परसेंटेज हाई होने चाहिए, मेरी समाज में इज्जत होनी चाहिए। अब आप मतलब वही चीज को खुद के प्रति देखते हो। दूसरी बात कि भाई मेरा सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी चीज को यहां पर रखते हैं। किसी उपक्रम में व्यक्तिगत उद्देश्य मानवीय संसाधनों की संतुष्टि से, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब
जो ह्यूमन रिसोर्स की जो इच्छाएं हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उनको पूरा करना मैनेजमेंट का क्या है? उद्देश्य है। प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? जो उसके अंदर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो मैनेजर काम कर रहे हैं, और जिसने ये बिजनेस खड़ा किया है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, उसकी इच्छाओं का पूरा करना। ये देखिए, पहला क्या है? मानवीय संसाधनों का विभाजन, उद्यमी, प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारी के मतलब डिवीजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योर, मैनेजर एंड अदर एम्प्लॉइज के मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिक है, सारे एम्प्लॉइज एक जैसे होते हैं, एक सेक्शन वाइज बांटा हुआ है, कुछ टॉप लेवल में, कुछ लोअर में, कुछ मिडिल में। अब जो टॉप में, कहने का मतलब यहां पर एक बात और सोचिए आप, जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज होना चाहिए, कि मतलब मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। जो एम्प्लॉइज है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, अगर दिवाली आए तो हमको बोनस मिलना चाहिए, हमको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, और हमारा जो है जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। तो इस प्रकार से हर वर्ग के अलग अलग कार्य, उत्तरदायित्व, आकांक्षा है। All sections have different functions, responsibilities and their different aspirations और expectations। अब देखिए, सीधी सी बात है, हर इंसान की इच्छाएं, हर इंसान की आकांक्षा अलग अलग होती है। उसी प्रकार से यहां पर भी क्या है? जो उद्यमी है, जो प्रबंधक वर्ग है, जो कर्मचारियों का वर्ग है, उनकी अलग अलग इच्छाएं हैं, तो उन सबको पूरा करना। अब मैनेजमेंट लेवल के लोगों की क्या इच्छा होगी? कि हमको जो है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लेवल का हमको ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे लेवल का पद मिले, एक पोजीशन मिले। एम्प्लॉइज की क्या होगी? हमको अच्छी सैलरी मिले, हमको एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिले, इस प्रकार से। नेक्स्ट, वर्गानुसार कार्य का वातावरण एवं कार्य प्रणाली, सेक्शन वाइज वर्क एनवायरनमेंट एंड वर्क सिस्टम। वर्क सिस्टम एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग रखना, मतलब उनको जैसा वर्क सिस्टम चाहिए, वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, वैसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और जो एंटरप्रेन्योर को जो रिजल्ट चाहिए, वैसे रिजल्ट उसको प्रोवाइड करना। तो इस प्रकार से हमने देखा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कहने का मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है? जो अपने फर्म में व्यक्ति वर्ग लगा हुआ है, उन सबकी इच्छाओं की पूर्ति करना। दैट्स इट। लास्ट उद्देश्य, जो अंतिम उद्देश्य है, वो है सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब सामाजिक उद्देश्य। भाई, अगर आप समाज में रह रहे हो तो समाज के प्रति आपके कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको आपको पूरे ही करने पड़ेंगे। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? अब बताओ, जो व्यवसायी है, जो व्यापारी है, वो जो रिसोर्सेज है, अब बताओ लोग कहां से आ रहे हैं? समाज से आ रहे हैं। माल कहां से आ रहा है? जो अब जैसे मान लो पानी, बिजली, जो कच्चा माल है, वो है तो भाई भगवान का मतलब, कहने का मतलब दुनिया का ही है, सोसाइटी का ही है। तो अगर आप सोसाइटी से चीज ले रहे हो तो आपको वापस अच्छी चीज बनाकर उसको देना चाहिए, मतलब कि गिव एंड टेक का सिस्टम है। ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसोर्सेज कहां से लेता है? सोसाइटी से, और वापस उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करके, मतलब उनको उत्पादों या फिर सेवाओं में परिवर्तित करके उनको वापस किसको देता है? सोसाइटी को। ये देखिए, व्यवसायी संसाधन लिए और उसको समाज से लिए और उनको क्या किया? संसाधनों में कन्वर्ट किया। अब उनको किसमें कन्वर्ट किया? उत्पादों एवं सेवाओं में, मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कन्वर्ट किया, और उसको वापस किसको दिया? सोसाइटी को। मतलब अपन जाते हैं माल से, बाजार से माल खरीदते हैं, वो वाला। कहने का मतलब अपन एक सोसाइटी है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? तो कह सकते हैं गिव एंड टेक का सिस्टम है। द डेवलपमेंट एंड करेक्ट यूज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, मतलब कि जो ये रिसोर्सेज है, ये जो संसाधन है, इनका विकास करना एंड और उनका उचित प्रयोग करना। उसके बाद मतलब मान लो आप पानी यूज कर रहे हो, लाइट यूज कर रहे हो, या फिर कच्चा माल उपयोग कर रहे हो, तो उसका कोई भी आइडियल यूज नहीं होना चाहिए, उसका व्यर्थ प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसको फालतू में यूज नहीं करना, उसका सही प्रयोग करना है। नेक्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज के प्रत्येक घटक, प्रत्येक वर्ग की इच्छा पूर्ति। समाज में अलग अलग वर्ग है, वृद्ध भी है, अपने अमीर लोग भी है, गरीब लोग भी है। कोई सोसाइटी, कुछ लोगों को अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, कुछ लोगों को सस्ते प्रोडक्ट चाहिए, कुछ लोगों को कम प्राइस में ज्यादा माल चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। तो आपको हर एक सेक्शन का ध्यान रखना है। अगर आप मैनेजर हो तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। यू हैव टू कंप्लीट you have to, मतलब all तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, you have to complete all the reasonable needs of the society. Next is what? Engagement in proper manner, समुचित आचरण में संलग्न। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? आपको समाज के साथ एक होना चाहिए, जैसी उनको रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग आपको भी स्टेप्स लेने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट? अच्छे उदाहरण का प्रस्तुतिकरण। सॉरी, यहां पर मैं इंग्लिश नहीं लिखा, इंग्लिश इसकी होगी प्रेजेंटेशन ऑफ गुड एग्जांपल। आपको समाज में अच्छे एग्जांपल देने चाहिए। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने जो रतन टाटा सर है, रतन टाटा,
अपने अध्यक्ष टाटा समूह के, तो उनके सामने जब अपने के नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के जो हेड है वो जब वहां पर उनको अवार्ड देने गए थे तो उनके चरणों में उन्होंने उनको हाथ जोड़ा था। नारायण मूर्ति जी ने किनको जोड़ा था हाथ? टाटा को। अब बताओ रतन टाटा जी को जब वो हाथ जोड़ेंगे तो अपने दिमाग में एक बात आ रही है, ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है। आज एक इतना अमीर इंसान, इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी कंपनी का मालिक भी भारतीय संस्कारों को वहां पर देखो, वो मतलब अपने भारत के संस्कारों को फॉलो कर रहा है। तो इससे भारत के लोगों में क्या मैसेज जाएगा कि भले अमीर आदमी कितना भी आदमी अमीर बन जाए लेकिन उसे संस्कार नहीं भूलने चाहिए। कहने का मतलब सोसाइटी को भी आपका एक क्या जाना चाहिए? मैसेज जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने पूरे किए प्रबंध के उद्देश्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का, उसके बाद बनता है 4 मार्क्स का। तो इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आपको 4 नंबर में पूछ सकते हैं या फिर 2-2 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। दिस इज फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और भी यूजफुल वीडियो आते रहेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके, उसमें मैं बताऊंगा बोर्ड में जो मेरिट वाले बच्चे उन्होंने बीएसटी का पेपर कैसे अटेंड किया था, व्यवसाय अध्ययन का पेपर कैसे लिखा था, वो कॉपी में अपलोड करूंगा। तो आप उसको जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।